बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ तलबा, आज पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के हवाले से दूसरा लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बुनियादी तौर पे बेसिकली है क्या? ये छोटा सा टॉपिक है, बड़ा अहम है। डेमोग्राफिक बुनियादी तौर पे कहते हैं किसी मुल्क की जो आबादी का तनासुब है ना, उसको हम डेमोग्राफिक कहते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक चेंजेस, आबादी का तनासुब, आबादी किस तरह की है, उसमें बच्चों का तनासुब क्या है, बड़ों का तनासुब क्या है, बूढ़े कितने हैं, ये डेमोग्राफिक उनका स्ट्रक्चर होता है कि आबादी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी साख कैसी है, किस किस्म के लोग उसमें ज़्यादा हैं, लड़कियां ज़्यादा हैं या लड़के ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, बूढ़े ज़्यादा हैं। तो ये सारा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर आप इसको कहते हैं। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस की थी, पॉपुलेशन ग्रोथ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर वाले लेक्चर में, तो उसमें हमने देखा था कि शुरू में दुनिया की आबादी की बढ़ने की रफ्तार बड़ी स्लो थी, यानी तकरीबन ये 0.002% थी 1750 तक। 0.002 यानी 1 मिलियन अफराद पर सिर्फ 20 बंदों का इजाफा हो रहा था। और अगर 10 मिलियन अफराद यानी 1 करोड़ लोग रह रहे थे इस दुनिया में, तो सिर्फ उन लोगों की मौजूदगी में दुनिया की आबादी में जो इजाफा हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ 200 बंदों का इजाफा हो रहा था पूरी दुनिया की आबादी। लेकिन फिर एक उसके बाद स्टेज आई कि दुनिया की आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी, स्पीड पकड़ ली उसने, और जहां दुनिया की आबादी को डबल होने में 36,000 साल लगे, 1400 नस्लें लगी, 1400 जनरेशन्स लगी, वहाँ आज सूरत ये है कि दुनिया की आबादी को डबल होने में सिर्फ 60 साल लगते हैं, यानी सिर्फ 2 जनरेशन्स लगती। तो ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की आबादी में इतना ज़्यादा इजाफा होना शुरू हो गया, और ये किन किन फेजेस में से गुजर के दुनिया की आबादी चेंज हो रही है? इसको हम कहते हैं जी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। और यहाँ ये दुनिया के तकरीबन जितने भी मॉडर्न और डेवलप कंट्रीज़ हैं, ये इन्हीं फेजेस में से गुजरे। कुछ गुजर रहे हैं जो अंडर डेवलप हैं, जो अभी डेवलप नहीं हुए, वो गुजर रहे हैं, और जो डेवलप हो चुके हैं वो उन फेजेस में से गुजर गए हैं और या अगले न्यू फेजेस में से दाखिल हो गए। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बुनियादी तौर पे है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है? कहता है द प्रोसेस बाय विच फर्टिलिटी रेट्स इवेंचुअली डिक्लाइन टू रिप्लेसमेंट लेवल। फर्टिलिटी रेट मतलब बच्चे पैदा करने की सलाहियत, आबादी बढ़ने की जो रफ्तार है, वो रिप्लेसमेंट लेवल पे आ जाएगी। रिप्लेसमेंट लेवल मतलब ऐसा लेवल जिसमें आबादी के बढ़ने की रफ्तार ज़ीरो हो जाती है, यानी जितने लोग सालाना फोत होते हैं उतने ही लोग सालाना पैदा हो जाए। तो इसको हम कहते हैं ये रिप्लेसमेंट लेवल पे है कि सिर्फ रिप्लेस होती है चीज़ें, आदमी रिप्लेस होते हैं कि आपकी पॉपुलेशन का जो साइज है वो इतना रहे कि जितनी आपकी मुल्क को ज़रूरत है। Replacement level have been portrayed by a famous concept in economic demography called the demographic transition। तो ये कैसे हुआ, इसको हम demographic transition में डिस्कस करते हैं। The demographic transition attempts to explain why all contemporary developed nations have more or less passed through the same 3 stages of modern population history। ये बुनियादी तौर पर तो 3 स्टेजेस डिस्कस करते हैं, लेकिन अब मौजूदा जो दौर है वो 4th और 5th स्टेज भी आ चुकी है। वो कौन सी है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बुनियादी तौर पे जो आज हमने डिस्कस करनी है जो इस लेक्चर में है वो 3 स्टेजेस हैं कि कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ना वो 3 फेजेस में से गुजरी। अब चौथी और 5वीं फेज भी आ चुकी है, उस पर भी हम बात करेंगे इसी लेक्चर में। अब ज़रा हुआ क्या, 1750 से पहले या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले दुनिया की जो कुल आबादी थी वो तकरीबन 750 मिलियन थी, यानी 750 मिलियन।
और सन 1 में यानी अभी 2023 है और सन 1 में 1750 तक जो दुनिया की आबादी में टोटल इजाफा हुआ वो 250 मिलियन का, 250 350 मिलियन का इजाफा हुआ। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ कि ये फर्स्ट फेज है कि दुनिया की आबादी की रफ्तार शुरू में बड़ी स्लो थी, आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ रही थी, बहुत तेज़ी से आबादी बढ़ने की रफ्तार नहीं थी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उस दौर में बर्थ रेट हाई था, लेकिन बर्थ रेट के साथ साथ आपका डेथ रेट भी बहुत हाई था। यानी ऑन एवरेज एज आपकी 40 से 55 साल के दरमियान, 45 से 55 साल के दरमियान एवरेज एज थी। फिर उस ज़माने में चूँकि एडवांसमेंट नहीं थी मेडिकल साइंस में, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, ज़राए आमदरफ्त इतने ज़्यादा नहीं थे, रोज़गार के ज़राए इतने ज़्यादा नहीं थे। उस ज़माने में जंगें बहुत हुआ करती थी, एक दूसरे के मुल्क पे हमला करना, उसको लूटना, उसको एक्सप्लॉइट करना, उस पर कब्ज़ा करना, ये आम था और जंगों में बहुत ज़्यादा लोग मरते थे। फिर बीमारियां बहुत ज़्यादा आम थी, छोटी छोटी बीमारियों से लोग मर जाते थे, फ्लू से मर जाते थे, टीबी से, खांसी से। फिर वबाएं बहुत ज़्यादा फैलती थी, प्लीग एक बहुत बड़ी वबा फैल जाती थी, हर 2-4 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद ताउन फैल जाना और बस्तियों की बस्तियां उससे उजड़ जाती थी। तो इन सब की वजह से पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो बहुत लो रहा, क्योंकि बर्थ रेट तो हाई था ही, बर्थ रेट के हाई होने के साथ साथ डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई था। और डेथ रेट हाई होने की वजह ये थी कि बीमारियां बहुत ज़्यादा थी, कहत बहुत ज़्यादा फैलता था। अब तो कहत नहीं फैलता, उसकी वजह यह है कि अब तो दुनिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होने के बावजूद प्रोडक्टिव बहुत ज़्यादा, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई, गंदम बहुत ज़्यादा पैदा की जा रही है। और अगर किसी मुल्क में कभी ग़िज़ाई किल्लत का मसला हो तो दूसरे मुल्कों से फ़ौरन गंदम मंगवाई जा सकती। उस वक्त तो ज़राए आमदरफ्त नहीं थे, आ जाके बहरी जहाज़ थे जो और वो भी बड़े लंबे सफ़र तय करते थे, तो कहत फैल जाया करते थे, फौरी तौर पर ट्रांसपोर्टेशन मुमकिन नहीं थी, माइग्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। तो इस वजह से उन ज़मानों में डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई था, बर्थ रेट भी हाई थी और डेथ रेट भी हाई था। 1750 के बाद ये स्टेज 1 थी, फर्स्ट फेज था कि जिसमें डेथ रेट और बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई था। तो वहाँ पे ग्रोथ, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो स्टेबल थी। पॉपुलेशन ग्रोथ बुनियादी तौर पे डेथ रेट और बर्थ रेट का डिफरेंस होती है कि अब कितने लोग पैदा हो रहे हैं और कितने लोग फौत हो रहे हैं। अगर ये बराबर हो जाए, पैदा होने वाले और फौत होने वाले बराबर हो जाए, तो फिर आपकी ग्रोथ जो ना वो ज़ीरो हो जाएगी, कोई ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि फिर रिप्लेसमेंट हो रही है इसमें। और बर्थ रेट ज़्यादा हो, डेथ रेट कम हो, तो फिर आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। अगर ऐसा ना हो तो पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होती। तो फर्स्ट फेज में पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी, लेकिन बहुत लो थी, बहुत कम थी। ये 0.002% ऑलमोस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ थी। 1750 के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ इकोनॉमिक रेवोल्यूशन भी आया और साइंस ने तरक्की करनी शुरू कर दी। साइंस ने तरक्की क्या की? साइंस ने मेडिसिन में इनकलाब लाना शुरू कर दिया, सर्जरी शुरू हो गई, ऑपरेशन शुरू हो गए। पहले लोग सिर्फ इन्फेक्शन से मर जाते थे, पेंसिलिन ईजाद हुई, इंजेक्शन ईजाद हुए, सर्जरीज होनी शुरू हो गई, एनेस्थीसिया शुरू हो गया, लोगों को ऑपरेट करना शुरू कर दिया गया। तो लोगों में जो थी उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत, रेजिस्टेंस, उनकी इम्यूनिटी वो बढ़नी शुरू हो गई और बहुत सी बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गई। जैसे आजकल हम बच्चों को वैक्सीनेशन करवाते हैं, उनकी पोलियो की, चीचक की, खसरे की, काली खांसी की। अब आप खाल किसी को सुनते हो खसरा होना या किसी को टीबी होना, उस वक्त ये चीज़ें कॉमन थी, काली खांसी कॉमन थी, अब उसकी वैक्सीनेशन आ गई। अब हुआ क्या उनसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लोगों के पास पैसा ज़्यादा आना शुरू हो गया, रोज़गार आया, लोगों की सूरत हाल बेहतर हुई, लोगों के पास पैसा पहले से ज़्यादा आया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे अहम ये कि मेडिसिन में इनकलाब आना शुरू हो गया, नई नई दवाइयाँ आनी शुरू हुई, लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट होनी शुरू हो गई, खुराक पहले से अच्छी हो गई, इम्यूनिटी बेहतर हो गई, साइंसी इनकलाब आना शुरू हो गया, खुराक पहले से ज़्यादा पैदा होनी शुरू हो गई। तो रिज़ल्ट क्या आया? रिज़ल्ट उससे ये आया कि लोगों की एजेस बढ़नी शुरू हो गई,
डेथ रेट सब्सटेंशली इंतहाई तौर पर यकदम नीचे गिर गया और डेथ रेट बहुत लो हो गई। डेथ रेट लो हुआ लेकिन बर्थ रेट वहीं था, वो स्टेबल था, वो लो नहीं हुआ। जब बर्थ रेट वहीं है, डेथ रेट यकदम स्लो हो गया, तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया क्योंकि डिफरेंस है डेथ रेट और बर्थ रेट का पॉपुलेशन ग्रोथ, तो पॉपुलेशन ग्रोथ यकदम बढ़नी शुरू हो गई। यानी जितनी तादाद सन 1 से लेके 1750 तक बनी थी, उससे भी डबल 1750 लेके 1950 तक हो गई। यानी सिर्फ 200 सालों में 1750 लेके 1950 तक इससे डबल से भी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। उसकी मेन वजह डेथ रेट का यकदम कम हो रहा। जब डेथ रेट कम हो गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 से 60 प्लस चली गई। तो ये दूसरी स्टेज थी मॉडर्नाइजेशन के साथ। बिफोर इकोनॉमिक, अब हम पहले इसको देख लें। बिफोर देयर इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन these countries for centuries had stable or very slow growth rate, population growth rate as a result of combination of high birth rate and almost equal high death rate। ये स्टेज 1 थी। दूसरी स्टेज में बेटर पब्लिक हेल्थ आ गई, सेहत की सहूलतें ज़्यादा आ गई, ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल गई लोगों को, हेल्थियर डाइट मिल गई, हायर इनकम मिली उनको, और दूसरी इम्प्रूवमेंट आई, सफरी सहूलियात मैसर हुई, ट्रेन आ गई, इंजन ईजाद हो गया, और उसके अलावा बाद में हवाई जहाज़ भी ईजाद हो गया, बहरी जहाज़ इंजन वाले आ गए, वो बागबानों वाले बहरी जहाज़ ख़त्म हो गए। तो इससे सफरी सहूलियात मैसर आ गई। अगर कोई बंदा बीमार है तो उसको फौरी तौर पे किसी दूसरे हॉस्पिटल में, किसी दूसरे शहर में शिफ्ट करना आसान हो गया। पहले तो जहाँ बीमार है वहीं बीमार है, ऊँट पे जाना है या घोड़े पे जाना है तो जाते जाते बंदा फौत हो जाता था। फिर वो इन्फेंट मोर्टेलिटी बड़ी थी, ज़िंदगी के दौरान होने वाली डेथ्स बहुत ज़्यादा थी। तो इन सब चीज़ों की वजह से डेथ रेट ज़्यादा था। अब ये काम उल्टा आना शुरू हो गया, डेथ रेट एकदम कम होनी शुरू, क्योंकि शिफ्टिंग आसान हो गई, मूवमेंट आसान हो गई, सेहत की सहूलतें आसान हो गई, वैक्सीनेशन शुरू हो गई, तो डेथ रेट कम हो गया और आपका जो एवरेज एज थी वो 40 से 60 साल तक पहुँच गई, 60 साल से भी अबव पहुँच गई। अब ये थी दूसरी स्टेज मॉडर्नाइजेशन के बाद की। यहाँ पे डेथ रेट कम हो गई और बर्थ रेट ज़्यादा वहीं रही, ज़्यादा तो नहीं वहीं रही, लेकिन डेथ रेट कम हो गई, जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज होनी शुरू हो गई, बढ़ गई। ये दूसरी स्टेज है। अब जब ये एक लंबे अरसे तक पॉपुलेशन ग्रोथ होती रही और साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती रही, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती रही, नए कारखाने लगते रहे, फैक्ट्रियाँ लगती रही, रोज़गार लोगों को मिला, फिर एजुकेशन का रवाज हुआ, तालीम का मेयार बुलंद हुआ और औरतों की पार्टिसिपेशन इन प्रैक्टिकल लाइफ ज़्यादा हो गई और लोग बच्चों को बतौर एसेट देखना लोगों ने बंद कर दिया। यानी पहले लोग बच्चों को बतौर एसेट या बतौर इन्वेस्टमेंट लेते थे कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा कमाई करेंगे। अब लोगों ने बच्चों को बतौर इन्वेस्टमेंट या बतौर एसेट देखना बंद कर दिया। बच्चों की एक अपॉर्चुनिटी कास्ट वजूद में आ गई। अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है कि ज़ाहिर बात है, जब एक बच्चे को पैदा करना है तो उसकी मदर ने मसरूफ़ हो जाना है बच्चे की तरफ। ज़ाहिर बात, उसकी प्रेगनेंसी का टाइम गुजारना है, उसकी बर्थ का टाइम गुजारना है, उसके बाद 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बच्चों को संभालना, ये एक पूरा प्रोसेस लेता है। वो उतनी देर में उसके बाद दूसरे बच्चे की अगर बारी आ जाए या 3-4 बच्चे आप 5-6 सालों में पैदा किए जाएँ तो माँ के पास प्रैक्टिकल लाइफ में जाने का कोई स्कोप नहीं रहता और उसको जॉब नहीं मिलती, उसकी वेजेस कम रहती हैं और बढ़ते हुए अखराजात ने मजबूर कर दिया मॉडर्न सोसाइटीज़ ने कि वो वहाँ पे मियाँ और बीवी दोनों मिलके काम करें। तो जहाँ जहाँ मॉडर्नाइजेशन हुई, जहाँ जहाँ डेवलपमेंट हुई, जहाँ जहाँ पे अखराजात बढ़े, जहाँ पे लोगों ने ये देखा कि ज़िंदगी की सहूलतों को कैसे इंजॉय करना है, ज़िंदगी में बच्चों के अलावा भी दूसरी चीज़ें हैं जिनसे इंजॉय किया जा सकता है, तो वहाँ बच्चों की पैदाइश, बच्चों की जो पैदाइश है वो कम होनी शुरू हो गई, फैमिली साइज़ छोटा होना शुरू हो गया। आप अपने इर्द गिर्द देख लें, आप अपने वालिद साहब के या उनके वालिद साहब के या उनके वालिद साहब की अगर ले लें बच्चों की बहन भाइयों की तादाद देखें तो आप देखेंगे आपके वालिद साहब ज़्यादा बहन भाई थे, उनके दादा अबू वो भी ज़्यादा बहन भाई थे। लेकिन आज की जो नस्ल है वो कम है, मज़ीद आने वाली जो नस्ल आ रही है वो मज़ीद फैमिली साइज़ छोटा होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि अब बच्चों को बतौर एसेट नहीं देखा जा रहा, अब बच्चों को बतौर इन्वेस्टमेंट नहीं देखा जाता, अब बच्चों को सिर्फ एक सोशल
ज़रूरत के तौर पे देखा जाता है, उनसे ये तवक्को नहीं की जाती कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा कमा के लाएंगे। तो अब जो तरक्की याफ्ता मुआशरे हैं, जो डेवलप्ड नेशन है, वहाँ पे ये सूरत हाल शुरू हो गई, क्योंकि प्रैक्टिकली लाइफ में औरतों की पार्टिसिपेशन बढ़ गई। उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ने से और एजुकेशन में जाने से, एम्प्लॉयमेंट में जाने से और प्रैक्टिकल लाइफ में पार्टिसिपेट करने से उनमें क्या हुआ कि उनकी जो फर्टिलिटी थी वो भी कम होनी शुरू हो गई, और दूसरा बच्चों की अपॉर्चुनिटी कास्ट भी बढ़ गई। जब बच्चों की अपॉर्चुनिटी कास्ट बढ़ गई, माँ ने जॉब पे जाएगी, वो बच्चा पैदा करेगी, सारी बात, तो फिर वो प्रेफर करती है कि 2 बच्चे ठीक है, बाकी मैं जॉब करती हूँ, इन्हीं बच्चों को अच्छे तरीके से पाल लेती। तो वर्किंग वीमेन में भी बच्चों की जो पैदाइश है या बच्चों का जो साइज है, फैमिली का साइज, वो छोटा होना शुरू हो गया। तो जब हर तरफ वर्किंग वीमेन होंगी तो रिजल्ट क्या आएगा, फैमिली का साइज छोटा। तो इसलिए जितने डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम होनी शुरू हो गई। तो ये है स्टार्टेड ऑफ थर्ड फेज। तो यहाँ थर्ड फेज में हम क्या हुआ कि अच्छा ये जितने डेवलप नेशन है वहाँ पे ऐसा ही है। आप अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस देख लें, वहाँ पे अब प्रॉब्लम आ रहा है शॉर्टेज ऑफ पॉपुलेशन। वो उसको पूरा कर रहे हैं माइग्रेशन से। जैसे अभी यूके ने काफ़ी सारी जॉब्स अनाउंस की, डेनमार्क ने काफ़ी सारी जॉब्स अनाउंस की कि वहाँ पे पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट भी नहीं हो रही। तो ये चौथा फेज है कि जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रिप्लेसमेंट में पहुँच जाती है कि जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये 3 फेजेस जो हमने डिस्कस किए। इसके साथ चौथा फेज क्या है कि जब वो पॉपुलेशन ग्रोथ 0 हो जाती है, कि डेथ रेट और बर्थ रेट इक्वल हो जाती है। थर्ड फेज से, फोर्थ फेज से निकल के हम जाते हैं फिफ्थ फेज में, जो इस वक्त जापान में है, कि वहाँ रिप्लेसमेंट भी नहीं हो रही, पॉपुलेशन कम हो रही है, एजिंग ज़्यादा है, बूढ़े ज़्यादा हैं और जवान कम है, और रिप्लेसमेंट भी नहीं हो रही, यानी मरने वाले, यानी वहाँ सूरत ये है कि मरने वाले ज़्यादा हैं, पैदा होने वाले कम हैं, और पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव में चली गई। ये फिफ्थ फेज है। डेवलपमेंट के साथ पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव होगी। अच्छा, अब ये भी रिक्वायर्ड नहीं है, हमें कम से कम इतनी रिक्वायर्ड है कि जिससे आपकी जो ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसकी ज़रूरत के लिए जो एक ट्रेडमार्क, जो एक बेंचमार्क है पॉपुलेशन ग्रोथ का, वो कम से कम आपको मिलती रहे। अगर वो नहीं मिलेगी तो फिर आपके मुल्क में जो आबादी है वो कम हो जाएगी, तो काम करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे, तो फिर उसके लिए आपको माइग्रेशन करवानी पड़ेगी, लोगों को उन इलाकों से जहाँ आबादी ज़्यादा है वहाँ से ये लानी पड़ेगी। तो ये बुनियादी तौर पे 3 फेजेज हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के, इसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब आते हैं हम इसकी डायग्राम पे। ये डायग्राम बुनियादी तौर पे वेस्टर्न जो बुनियादी तौर पे वेस्टर्न यूरोप में जो ट्रांजिशन हुई थी उसकी बुनियाद पे ये बनाई गई है। तो 1780 से 1840 तक ये यहाँ पे फर्स्ट फेज था। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ऊपर वाला कर्व है, ये वाला, ये बर्थ रेट को ज़ाहिर करता है, और जो नीचे वाला कर्व है ये डेथ रेट को ज़ाहिर करता है। तो हमने वाई एक्सिस पे लिया है एक्चुअल बर्थ एंड डेथ रेट पर 1000 इनहेबिटेंट्स। 1000 में कितने लोग फोत हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। तो डेथ रेट आप देख रहे हैं 30 है, और बर्थ रेट ये आपका ऑलमोस्ट 35, यानी 5% कह लेंगे, 0.5% यहाँ पे ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की। तो यहाँ पे बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी है। ये फेज चला आपका कोई 1845 के दरमियान तक, ये 1780 से लेकर 1845 तक। ये याद रखें, ये वेस्टर्न यूरोप में ये रिसर्च थी, उस पर ये बेस है। तो लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो ये तकरीबन सारे जो डेवलप कंट्री, अंडर डेवलप कंट्रीज है, उनमें ये ऐसे ही चल रहा है। उसके बाद दूसरा फेज 1845 से लेके 1910 तक। यहाँ पे देखें, यहाँ पे बर्थ रेट यकदम आपकी इंक्रीज हो गई, बर्थ रेट आपकी इंक्रीज हो गई। यहाँ पे बर्थ रेट तो स्टेबल है लेकिन डेथ रेट कम हो रही है। तो 1845 से लेके सन 1900 तक का ये फेज है जहाँ बर्थ रेट तो आपकी सेम है लेकिन आपकी डेथ रेट तेज़ी से कम हो रही है, जिसके आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज कर रही है। और इसके बाद जब हम इसके बाद हम मज़ीद चलते हैं, मज़ीद डेवलपमेंट होती है, लोगों के पास पैसा आता है, तो बर्थ रेट तेज़ी से कम होनी शुरू हो जाती है। जब बर्थ रेट कम होती है तो डेथ रेट मज़ीद कम हो रही है। तो यहाँ अगले फेज में भी अभी भी पॉपुलेशन ग्रोथ है तो ज़्यादा, लेकिन ये इसकी अब स्पीड बढ़ने की नहीं, अब इसकी स्पीड कम है, यानी इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट है, बढ़ रही है लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट। और बढ़ते बढ़ते करते करते ये आ गई 2000 तक। यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट ऑलमोस्ट तकरीबन ये सेम है, यानी यहाँ रिप्लेसमेंट लेवल पे आ जाता है। तो ये बुनियादी तौर पे 3 फेजेस को नाम हम देते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यानी फर्स्ट हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ।
सेकंड फेज हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, और थर्ड फेज के पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज करती है लेकिन बट डिक्रीजिंग रेट, और डिक्रीजिंग रेट से करते करते पता है आपको कि जब डिक्रीजिंग रेट से मुसलसल जाते जाते हैं तो एक टाइम आता है जहाँ पे वो चीज़ नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है और उसके बाद वो अपना असर खो देती है। तो तीसरा स्टेज लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट, और होते होते ये दोनों जब आपस में क्रॉस करते हैं तो वो जीरो ग्रोथ रेट पे आ जाते हैं। जीरो ग्रोथ रेट का मतलब कि रिप्लेसमेंट लेवल पे आ जाते हैं। जब रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद अगर मजीद बर्थ रेट आपका स्लो रहे और कम होता रहे तो फिर आप नेगेटिव फेज में चले जाते हैं जहाँ पे आपकी रिप्लेसमेंट भी नहीं होती और आपको बंदे बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। जैसे इस वक्त जापान की सूरत हाल है, डेनमार्क की सूरत हाल है, यूके की सूरत हाल है, कनाडा की सूरत हाल है कि वहाँ पे रिप्लेसमेंट भी नहीं होती, वहाँ पे बंदे बाहर से आपको माइग्रेट करवा के लाने पड़ते हैं। हुनरमंद अफराद आके आपके जो मुल्क में जो जॉब्स हैं या जो अफरादी कुव्वत की कमी है उसको पूरा किया जा सके। तो ये था अजीज तलबा आज का हमारा टॉपिक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। 3 स्टेजेस थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके बाद हाजिर होंगे हम माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन या माल्थुसियन ट्रैप पॉपुलेशन ट्रैप के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।